हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज के एडिटोरियल सेशन में। एंड आज है 14 मई। तो हमारा एक एडिटोरियल मिस हो चुका था राज्यसभा के साथ रिलेटेड, वो कल आया था, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए। सारे छोटे मोटे जो स्टैटिक अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। तो देखते हैं हमारा आज का जो एडिटोरियल है, डू नंबर्स मैटर इन राज्यसभा। तो ये एक्चुअली सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट परसों आया था 12 मई को, तो उसका लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एंड में क्वेश्चन डाला हुआ है, तो वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन का आंसर देना, 250 वर्ड्स में लिखना एंड उसको कमेंट सेक्शन में डालना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला तो टॉपिक है पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। इस आर्टिकल में हम ये जानेंगे कि लोकसभा का जब काम चलता है, राज्यसभा उसमें कितना अपना योगदान देती है, तो कितनी रुकावटें डालती है, हम वो सारा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मनी बिल और फाइनेंस बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, वो होता है लोकसभा, ये याद रखना अपन ने। एंड वहीं राज्यसभा का काम क्या है, पार्लियामेंट को ऑथराइज करना। ठीक है, पार्लियामेंट को ऑथराइज करना वो कर सकती है। एंड उसमें अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, वो उनके सब्जेक्ट्स चेंज कर सकती है। एंड स्टेट लिस्ट के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वो सब पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है। तो अगर हम बात करें कि लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो उसके बाद सारा काम राज्यसभा के पास आ जाता है। राज्यसभा के पास दो काम आ जाते हैं। पहला एमरजेंसी, तो एमरजेंसी लगा सकती है अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है। दूसरा काम क्या है, वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। ठीक है, राज्यसभा। तो उसके बाद हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि राज्यसभा को ज़्यादा देर तक बिल डिले नहीं करना चाहिए यहाँ पर, तो वो अक्सर करती है। तो राज्यसभा को एक काम कर लेना चाहिए कि डे की लिमिट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 14 दिन रखी हुई है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कई केसेस में आगे डिस्कस भी करूंगा कि राज्यसभा कई बिल्स के ऊपर ही बैठ जाती है, उनको आगे पास नहीं होने देती है एंड या फिर वो रिजेक्ट कर वापस लोकसभा भेज देती है। तो इवन कि जब एक काफ़ी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहते हैं अब्बे सर, वो ये कहते हैं कि राज्यसभा दो काम के बारे में वो बताते हैं। जब राज्यसभा लोकसभा का जो बिल है उसको पास नहीं करती, ठीक है ना, उसको पास नहीं करती, तो वो क्या कहते हैं, वो राज्यसभा मिस्चीवियस काम करती है। ठीक है, मिस्चीवियस हो जाती है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया बिल एंड राज्यसभा ने पास कर दिया बिल, तो वो तो अक्सर कहा जाता है कि वो सुपरफ्लूस है। ठीक है ना, वो बिना सोचे समझे स्टैंप लगा देती है एंड वो उसे हामी भर देती है। तो दोनों केसों में राज्यसभा का क्रिटिसिज्म होता ही रहता है। तो इवन कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कुछ लोग नहीं चाहते राज्यसभा बने एंड उन्होंने कहा था कि ये जी खर्चा ज़्यादा करवाएगी एंड उसके बाद ये डिले कराएगी काम के। जितने भी हम लोगों की अगर बात करें कि लोगों के न्याय के लिए, उनके लिए अगर कोई एक्ट लाएंगे उसमें राज्यसभा डिले करेगी। तो ऐसे चीज़ों में दो बात कहते हैं, या तो वो नहीं काम करती तो उसे मिस्चीवियस का दर्जा दिया जाता है, तो अगर करती है तो उसे कहा जाता है कि वो आंखें मीट कर सिर्फ बिल ही पास करी जा रही है, तो उसे सुपर फ्लॉस कहा गया। तो वही दोनों केसों में क्रिटिसिज्म होता ही है राज्यसभा को लेकर। तो आगे देखते हैं हम कि ये क्या वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो ऑब्स्ट्रक्टनिस्ट टैग इनके ऊपर लगाया जाता है राज्यसभा के ऊपर। तो मैं बता दूं राज्यसभा कब बना था, वो मैंने बताया आपको 1952 में इसका नाम रखा गया था। ठीक है ना, वैसे तो ये 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था उसमें बनाया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो उसके बाद उसका नाम राज्यसभा रखा गया 1952 में। एंड अब वो 92 से लेके आज तक टोटल 68 ईयर्स हो गए हैं एंड हमें इतना नहीं देखने को मिला कि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, उनके काम में रोड़ा डाल रही है। ऐसा अभी तक हमको इतना देखने को मिला नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए एक और मैं बात बताता हूँ कि सपोज अगर XYZ पार्टी है, ठीक है ना, सपोज NDP या कोई भी कांग्रेस, आप कौन सी मर्जी पार्टी ले लें आप, लोकसभा में अगर उनकी मेजॉरिटी है, ठीक है ना, एंड राज्यसभा में उनकी माइनॉरिटी है। ये बिल्कुल अब ध्यान से समझना कि लोकसभा में अगर उनकी मेजॉरिटी है एंड राज्यसभा में माइनॉरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ये काम में रोड़ा नहीं डालती है। देखिए लोकसभा में 5 साल बाद हमें पता है उनके 5 साल बाद जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, नई पार्टी आती है, न्यू मेंबर्स आ जाते हैं। तो बट राज्यसभा के केस में क्या है कि
इनके 1/3 ऑफ मेंबर्स क्या कहते हैं रिटायर होते हैं या फिर ऐसे कहिए नए चूज होते हैं हर 2 साल बाद, एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, ये याद रखना आपने, एवरी सेकेंड ईयर कितने मेंबर्स वो चूज करते हैं, 1/3, पुराने 1/3 निकाल देते हैं एंड न्यू 1/3 मेंबर्स को वो चूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। एंड उसके बाद मैं बात करूं कि 29 ईयर्स मतलब माइनॉरिटी रही है, सॉरी 29 ईयर्स तक मेजॉरिटी रही है किसकी, ये राज्यसभा की बात हो रही है, एंड 39 ईयर्स माइनॉरिटी रही है। ये एक्चुअली है क्या कि सपोज अगर लोकसभा में आप सिंपल एग्जांपल के साथ समझ लिया आप कि लोकसभा में किसी चीज़ की मेजॉरिटी रही, मैं दो यहाँ पर ले रहा हूँ, एक कांग्रेस, ठीक है, और एक बीजेपी। ठीक है, दो ले, सी बी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस एंड बीजेपी। 29 साल ऐसे एग्जाम्पल से तौर के समझ लेना, 29 साल तक दोनों में मेजॉरिटी रही है। जैसे सपोज कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस की मेजॉरिटी लोकसभा में भी रही है, कांग्रेस की मेजॉरिटी, मैं कांग्रेस को जिता रहा हूँ हर बार, तो कांग्रेस की मेजॉरिटी लोकसभा में भी रही है, कांग्रेस की मेजॉरिटी राज्यसभा में भी रही है। इतनी बात समझ आ गई। तो 39 साल ऐसे हुआ कि कांग्रेस की मेजॉरिटी लोकसभा में रही है एंड उसके बाद जो राज्यसभा में इनकी माइनॉरिटी रही है, मतलब माइनॉरिटी इस केस में कांग्रेस रही है एंड मेजॉरिटी किस रही है, बीजेपी की। ठीक है, 39 साल तक, मतलब जो ऐसे कह लिए कि 39 साल तक जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी रही है वही सेम पार्टी राज्यसभा में माइनॉरिटी रही है। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो अभी तक मैं बता दूं कि अभी तक इतना इन्होंने विघ्न नहीं डाला, बाधा नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि टोटल कितनी सिटिंग्स हो चुके हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल सिटिंग्स हो चुके हैं 5472। उसमें से इन्होंने कितने बिल पास किए हैं तो वो है 3857। अब देख सकते हैं इनकी रेशियो पास और सिटिंग की, तो हम इस रेशियो से देख सकते हैं कि इन्होंने इतना काम खराब नहीं किया एंड अभी तक कोई ऑब्जेक्टिव काम नहीं किया। तो इनके बारे में बता दूं, अभी तक टोटल 3 ज्वाइंट सिटिंग्स हो चुकी हैं। 3 ज्वाइंट सिटिंग्स का मतलब क्या है इसका कि देखिए, जब दो पार्लियामेंट के हाउसेस, जैसे एक लोकसभा एंड दूसरा कौन सा है, राज्यसभा, इन दोनों के बीच में तनाव पैदा हो एंड ऐसा हो कि मतलब लोकसभा चाहती है कि इस पर्टिकुलर केस में, मतलब इस पर्टिकुलर बिल में एक्ट बनना ही चाहिए, तो वहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग्स होती हैं। ज्वाइंट सिटिंग्स का काम क्या कि उनको समझाना एक टेबल पे बैठकर कि आप इसको पास करें, बहुत ज़रूरी है जनता के लिए। तो अभी तक कितने ज्वाइंट सिटिंग्स हुई हैं ये आपने याद रखना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3 हुई हैं, पहला 1961, 1978 एंड 2002। 1961 में कब हुआ था, वो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी एंड लोकसभा में वो मेजॉरिटी थे उस टाइम। ठीक है, उस टाइम मेजॉरिटी थे, किसकी ये सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी की। एंड इन्होंने एक एक्चुअली का बिल पास करना था, वो कौन सा बिल का नाम देख लेना, इट्स डाउरी प्रोहिबिशन बिल। ठीक है, एंड उसके बाद 61 की बात हो रही है एंड वो राज्यसभा ने ये बिल पास नहीं किया था, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1978 में क्या हुआ था, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल। ठीक है ना, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल, तो ये 1978 की बात है। तो उसके साल पहले क्या हुआ था, ये ज्वाइंट सिटिंग कब हुई थी, 1978 में। क्यों? क्योंकि 1977 में फिर से राज्यसभा ने क्या किया था, राज्यसभा ने बिल को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, कैंसिल कर दिया, वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है, 2002 का, जब ज्वाइंट सिटिंग हुई, उसमें क्या था कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जो 2002 में हुआ था, तब जाके उन्होंने उसी साल में 2002 में उन्होंने पास नहीं किया एंड उस बिल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना। एंड उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कई जगह राज्यसभा को रिग्रेसिव कहा गया है, मैंने यहाँ पर वर्ड डाला है रिग्रेसिव कहा गया है। रीजन क्यों ऐसा कहा गया कि एक्चुअली 1970 में एंड 1989 में क्या हुआ, 1970 में हुआ ये कि 24th अमेंडमेंट बिल लाना था इन्होंने, सरकार ने, लोकसभा ने क्या था कि बिल लाना था, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम एंड दे वांट कि बिल पास हो। अच्छा, वो बिल में है क्या था, एक्चुअली बिल था कि जितने भी उस टाइम क्या था कि प्रिंसेस स्टेट थे ज़्यादातर, फिर भी बने थे। ठीक है ना, प्रिंसेस स्टेट्स को
मर्ज कर दिया था, वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बन चुकी थी, ठीक है ना, स्टेट्स एंड यूटी बन चुके थे। बट कुछ प्रिंस स्टेट्स जो थे उन राजाओं को पेंशन दिया जाता था एंड उनको टैक्स माफ़ होता था एंड कुछ ऐसे सुविधाएं, प्रिविलेजेस ऐसे कुछ उनको मिलती थी जो मतलब ऐसे कह लिए कि फालतू की थी, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनको पेंशन मिलती थी, उसका कोई मतलब ही नहीं था। उसका टैक्स माफ़ किया गया, उनका कोई मतलब, क्योंकि वो अमीर थे, उनको टैक्स माफ़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो इस लिए वो क्या थे, वो बिल लाए थे 24th अमेंडमेंट बिल। उसमें ये कहा गया था कि जो इनको मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको अबॉलिश करो, कैंसिल करो। बट राज्यसभा ने क्या किया, राज्यसभा ने वो बिल नहीं पास किया, ठीक है, फिर से वापस भेज दिया लोकसभा फॉर रिकंसिडर। तो उसके बाद अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ 1989 में क्या हुआ। 1989 में देखो कि 2 अमेंडमेंट्स थी, 64, ये याद रखना पड़े, 64th एंड 65 अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में क्या था कि वो अमेंडमेंट लाना चाहते थे बिल में सॉरी, कि वो कहते थे कि लोकल गवर्नमेंट्स जितनी भी है उनको पावर दे दो, ठीक है ना, सीकिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है सीकिंग टू एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। एंड बट वही राज्यसभा ने क्या किया, राज्यसभा ने इनको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी थी, पर उसके बावजूद उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। एंड सो हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद हमको एक और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा आगे, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कैसे किस किस फॉर्म में देखने को मिले हैं। 1952 में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, ऐसे सॉर्ट ऑफ टकराव देखने को मिला। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऐसे था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जनता का जो अकाउंट है उसकी जो कमेटी है, उसमें राज्यसभा के मेंबर्स ही नहीं डाले थे, ठीक है ना। जब इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल आया 1953 में एंड वो इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। एंड क्यों? तो ये क्या क्या कैंसिल कर दिया, मतलब उनके मेंबर्स नहीं डाले, राज्यसभा के मेंबर्स वहां पर नहीं डाले। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि जो ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है वो मनी बिल लेके आए हैं, एज अ सॉर्ट ऑफ मनी बिल बाय लोकसभा स्पीकर। आप समझ रहे हैं? देखिए मनी बिल क्या क्या काम है, मनी बिल ने लोकसभा ने पास कर दिया, फिर वो तो राज्यसभा जो मर्जी बोले वो नहीं सुनेंगे। मनी बिल का काम ही ये है कि अगर लोकसभा से पास हो गया मतलब हो गया, उसमें राज्यसभा का कोई काम नहीं है। तो इन्होंने क्या चाल चली, इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 1953 में वो क्या किया, लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जो ये बिल है ये मनी बिल है, तो राज्यसभा साहब आपका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने इनके मेंबर्स डाले ही नहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद देखते हैं अगला टकराव कहाँ देखने को मिलता है, 1953 में सेम वही, ठीक है ना। पहले में क्या था कि उनके मेंबर्स नहीं डाले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। दूसरा क्या कि 1953 में जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है उसको मनी बिल ला के इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि अब राज्यसभा कोई काम ही नहीं रहा, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 1963 में क्या हुआ कि देखिए लोकसभा ने सर्टिफाई किया कि ये कि कुछ टाइम बाद कि ये मेजॉरिटी मतलब ये मनी बिल है, ठीक है ना। एंड राज्यसभा कह रही कि नहीं ये मनी बिल नहीं है, तो इनके बीच में ये टकराव होता गया। एंड जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि देखिए अगर आपको इंडिया को अच्छी तरीके से चलाना है, आपको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक हाउस कुछ कह रहा है दूसरा हाउस कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों साथ मिलकर काम करेगा तभी इंडिया आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। तो इवन 1963 में सिलेक्ट कमेटी बनी थी एंड सिलेक्ट कमेटी में उनको नहीं डाला, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि 1963 में। तो ये तीसरा कॉन्फ्लिक्ट कब पैदा हुआ, जब सिलेक्ट कमेटी थी उसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं डाले गए थे, ठीक है ना। एंड वो लोकसभा वालों ने अपना बिल पास करके अपनी अलग से कमेटी बना ली, तो वो दे रेफर टू इट्स ओन सिलेक्ट कमेटी अगेन। एंड उसके बाद कुछ ऐसे सालों में मतलब ऐसे काम होता रहा। उसके बाद 1954 में ऐसा काम हुआ, 1971 में, 72 में, 75 में। तो लोगों ने कहने लगे कि देखिए राज्यसभा का कोई काम नहीं है, आप इसको डिसॉल्व ही कर दो। आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, राज्यसभा देखिए कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। राज्यसभा डिसॉल्व कभी नहीं होगी, सिर्फ लोकसभा होती है। राज्यसभा में मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, कितने 1/3 और कितने साल बाद एवरी 2 ईयर्स, ये याद रखना अपने, ठीक है ना। एंड बट लोग 1971 में, 72 में, 75 में ये कहते रहे कि हम राज्यसभा को डिसॉल्व करना चाहते हैं, हमको राज्यसभा का कोई काम नहीं है, राज्यसभा सिर्फ फालतू खर्चे करवा रही है। एंड उसके बाद ये भी कहा कि राज्यसभा
केस के ऊपर, बिल के ऊपर बैठ जाती है एंड उनको पास नहीं होती है, उनको एक्ट नहीं बनने देती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। उसके बाद बट देखिए राज्यसभा और लोकसभा मिलके काम भी किया है। लोकसभा तभी पास होगी, जैसे कोई मनी बिल आ गया तो मनी बिल राज्यसभा कुछ नहीं कर पाती, बट हाँ अपनी रिकमेंडेशंस जरूर दे देती हैं। ठीक है ना, 14 दिन में अपने पास रख लिया मनी बिल को एंड उसे रिकमेंडेशन। देखिए मनी बिल अगर राज्यसभा ना पास करे इसका मतलब ये नहीं कि वो मनी बिल कैंसिल हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया मनी बिल का कोई रोल नहीं है, सॉरी राज्यसभा का कोई रोल नहीं है मनी बिल में, बट वो क्या करते हैं अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं, आप ऐसे करके देखिए आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो रिकमेंडेशंस कई जगह मानी भी है, तो यहाँ पर अच्छी बात भी मैं करूँगा कि वहाँ पर मानी गई है उनकी बात। एंड और कब 1956 में उनकी बात मानी, जब हमारा ट्रेवनकोर कोचिन अप्रोप्रिएशन, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट बिल आया था 1956 में, तब उन्होंने बात मानी। इन्होंने राज्यसभा ने अपनी रिकमेंडेशन दी एंड लोकसभा ने उनकी बात मानी। उसके बाद यूनियन ड्यूटी ऑफ एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन बिल एंड स्टेट ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन रेलवे पैसेंजर फेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल, ये 1957 में आया। रेलवे पैसेंजर फेयर्स बिल, उनके जो रेल पैसेंजर्स हैं उनके जो किराया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल का, तो ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी राज्यसभा ने लोकसभा को, तब वो उन्होंने माना, उनकी बात मानी। उसके बाद हम 1961 में देखते हैं, 1961 में हमारा आता है इनकम टैक्स बिल एंड तब जाके फिर से उन्होंने रिकमेंडेशंस जो लोकसभा ने मानी राज्यसभा की। तो हमको देखने को मिलता है कि वो कई जगह टकराव भी पैदा हुआ है, बट कई केसेस में उन्होंने उनका कहना भी माना है, उनको रिस्पेक्ट किया है और उनके रिकमेंडेशंस को मानते हुए उसको अप्लाई भी किया। ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा किन किन केसेस में लंबे समय तक उनके ऊपर बैठी रही, उनको पास ही नहीं होने दिया, उनको अपने पास रखा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई केस बनता है, जब भी कोई बिल बनता है, तो पहले कहाँ जाता है लोकसभा में, फिर कब जाता है उसको पास होने के लिए राज्यसभा में, फिर लास्ट में जब एक्ट बनना होता है तो वो किसके साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के एसेंट होने बहुत जरूरी हैं, तब जाके हमारा जो बिल है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये चीज़ समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। बट कई केसेस में क्या था कि लोकसभा ने अपना क्या किया, बिल को पास करके आगे भेज दिया, ठीक है ना, आगे भेज दिया, बट राज्यसभा आगे नहीं भेज रही है, उसको लेके बैठ की है एंड वो उसको पास नहीं कर रही है। तो वो वहाँ पर दो केसेस को देखेंगे, एक था 1986 में एंड दूसरा था 1987 में। कौन कौन से थे 1986 में, 1987 में? 1986 में था डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर बिल जो 1986 में था, एंड दूसरा कौन सा था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल 1987 में। तो ये दो केसेस में हम देखते हैं कि उन्होंने आगे नहीं भेजा, वहाँ पर रख के बैठ गए। एंड लंबे टाइम तक अगर हम देखें राज्यसभा बिल रोक कर नहीं रख सकती, देखिए ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम इनको आगे भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड क्योंकि अगर ये नहीं भेजेंगे एंड तो ऐसे काम नहीं चलेगा, वहाँ पर ही रुक जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि ये बिल्कुल गलत होएगा कि अगर हम कहें कि मतलब सपोज आज की डेट में क्या है, बीजेपी की क्या है, मेजॉरिटी है कहाँ पर, लोकसभा में, ये बात समझ रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, इसको सपोज करना लोकसभा में क्या है, उनकी मेजॉरिटी है, तो ये तो सच्चाई भी है। एंड उसके बाद क्या है, राज्यसभा में क्या है, उनकी माइनॉरिटी है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा इनका काम इसलिए रोक रही है क्योंकि इनकी यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी, ठीक है ना। मतलब सपोज यहाँ पर राज्यसभा में मेजॉरिटी किसी है, कांग्रेस की, तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस इनका काम इसलिए रोक रही है क्योंकि वो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है, ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। एंड इन्होंने जैसे सपोज यहाँ पर जब लोकसभा में बीजेपी की सरकार थी, इनकी जब मेजॉरिटी थी, तो राज्यसभा में अपोजिशन ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो इन्होंने उनकी मदद भी की है। कौन कौन से केसेस में इनकी मदद की है, जब जीएसटी लाना था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड लाना था, ट्रिपल तलाक हाल ही में पिछले कुछ समय में आया है, इनका एक्ट बना है, तो ये लाना था। एंड उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इन सभी केसेस में लोकसभा एंड राज्यसभा ने साथ मिलकर काम किया, चाहे वो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी बैठी हो या वो उनकी अपनी हो या उनकी अपनी मेजॉरिटी बैठी हो राज्यसभा में। तो उन्होंने हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे वेल बिहेव मैनर से इनको काम करने में सफलता मिल रही है, ठीक है। हमको रिजल्ट्स भी देखे हैं, काफ़ी अच्छे मिले हैं, ट्रिपल तलाक एंड उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर काफ़ी अच्छा डिसीजन था। बट मैं उसमें ये बोलूँगा कि
अगर हम उनकी बात सुने जम्मू कश्मीर वालों की, तो उनसे अगर मैं ये बताऊं कि काफ़ी गलत हुआ एंड ये होना नहीं चाहिए था। बट अगर लॉन्ग प्रोसेस की बात करें लॉन्ग टर्म, तो ये काफ़ी अच्छा ये डिसीजन था। एंड उसके बाद हम देखते हैं इंक्रीजिंग डिसरप्शंस। डिसरप्शंस कौन कौन से हैं? देखिए, ये डिसरप्शंस वो है कि राज्यसभा, मतलब जो हमारे वेंकैया नायडू सर है, ही इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो डे बाय डे, साल भर साल डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, एंड ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है, काफ़ी मेन इशू है। रीज़न देखिए, आपको यहाँ पर डिटेल्स दी है, आपको यहाँ पर डाटा में दिया हुआ है, जिसको आप देखकर अंदाज़ा ला लेंगे कि कैसे कैसे जो उनकी प्रोडक्टिविटी है डिक्रीज होती गई है। 1997 में जो प्रोडक्टिविटी थी 100% थी, 100% 1997 तक, मतलब 52 से लेके 97 तक, 1952 से लेके 1997 तक उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 100% थी। ठीक है, एंड उसके बाद 1998 से लेके 2004 तक प्रोडक्टिविटी कम हो गई। कितनी हो गई? 87%। उसके बाद 2005 से लेके 2014 तक, मतलब जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो ठीक है, यूपीए की सरकार थी, तब प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 76%। ठीक है ना, अब 76% थी। अब 2015 एंड 2019, जब तक उसके बाद मोदी की सरकार आई, कितनी परसेंट रह चुकी है? 61%। ठीक है, 61% प्रोडक्टिविटी रह चुकी है। देखिए, आपको मैं एक और बात बताऊंगा, हम प्रोडक्टिविटी की कैसे, मैं अब मेरे से पूछेंगे प्रोडक्टिविटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मतलब हम देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी हम चेक करते हैं। ठीक है ना, तो उससे प्रोडक्टिविटी हम निकालते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख दिया, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है, उसको चेक करना है, तो हम उससे प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम उसको फिक्स करना चाहते हैं, उनको चेक करना चाहते हैं, तो वो किन किन चीज़ों से हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो लेजिस्लेचर्स इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चंस एंड कॉलिंग अटेंशन नोटिस। ये दो मेन पॉइंट है, क्वेश्चन आवर एंड कॉलिंग अटेंशन नोटिस आवर। ये एक्चुअली प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता आज के समय में, तो वो यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन आवर्स। क्वेश्चन आवर्स में क्या है कि विपक्ष और पक्ष, मतलब दोनों क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं ऑपोजिशन पार्टी से। सपोज अगर कांग्रेस खड़ी यहाँ पर, तो बीजेपी वाले या आप वालों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्या किया एंड कैसे किया, क्यों नहीं कर रहे आप, तो वो क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, चलता है सेशंस में 1 घंटा 1.5 घंटा। तो वो देखिए, वो वहाँ पर कम होता गया, बिल्कुल डिक्रीज होता गया। ठीक है, उनका जो ग्राफ रेट की अगर मैं बात करूं, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पर बना के बात करूं, तो बिल्कुल ऐसे डिक्रीज होता गया। ठीक है ना, एंड जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी है कि 1978 से 2004 तक कितनी थी? अराउंड 40% के करीब, 39.50%, मतलब 40% के करीब थी प्रोडक्टिविटी। मतलब क्वेश्चन आवर्स की अगर हम बात करें, उनके परसेंटेज की बात करें, तो 2005 से 2014 तक डिक्रीज होकर कितनी होगी? 21%, मतलब ये टोटल 22% है। एंड 2015 से लेके आज तक कितनी है प्रोडक्टिविटी निकलती है? 12% के करीब। तो आप मतलब और इंडिया को कैसे सुधार पाएंगे अगर क्वेश्चन आवर्स अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहे हैं? तो इसमें यही एक्चुअली बताने की कोशिश की है, क्वेश्चन आवर्स को बिल्कुल अच्छी तरह यूटिलाइज करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, एक्चुअली मेन बात ये है। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा हमको। तो इवन कि देखिए, यहाँ पर अच्छा पॉइंट ही बताया गया राज्यसभा का कि राज्यसभा डेलिब्रेटिव बॉडी बहुत अच्छी तरह काम करती है एज अ डेलिब्रेटिव बॉडी। ठीक है, डेलिब्रेटिव बॉडी मतलब क्या? कि क्वेश्चन आवर्स को, कॉलिंग अटेंशन आवर्स को एक तरफ रख लीजिए, और काम में काफ़ी अच्छे तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है राज्यसभा के बारे में कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है वहाँ पर। 0 आवर काफ़ी अच्छा जा रहा है। स्पेशल मेंशंस, डिस्कशन ऑन बजट एंड वर्किंग ऑन मिनिस्ट्रीज, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट, ऐसे चीज़ों में तो देखिए ये बात इंक्रीज हुई है इनकी इस केस में। मतलब डेलिब्रेटिव बॉडी की अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है यहाँ पर। एंड जैसे यहाँ पर डाटा दिया कि 1978 से 2004 तक 33% थी, उसके बाद इंक्रीज होगी 2005 और 2014 में कितने? 41.42%। एंड उसके बाद 2005 से 2014
में 41% होगी, एंड उसके बाद 46.59% हमको देखने को मिलती कहाँ पर 2015 एंड 2019 में, मतलब ये हाल ही के रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम देखना पड़ेगा कि देखिए डेरिवेटिव काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट, स्पेशल मेंशंस, डिस्कशन ऑन बजट्स, बट यहाँ पर राज्यसभा को देखना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन आवर्स को लेकर आएँ, ठीक है, एंड वो काफ़ी ज़रूरी है जिससे प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वो हो नहीं पा रही है कुछ समय के लिए। एंड इसमें सिर्फ इतना ही था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना एंड इसका आंसर मुझे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप बताना। एंड टोटल 250 वर्ड्स में लिखना है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड चैम्बर। सेकंड चैम्बर में मैंने कौन सा बताया, वो है राज्यसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट। इसका काम क्या है, तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखें कि कैसे कैसे 1919 में इसका एक्ट लाया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1952 में इसका नाम पड़ा राज्यसभा, पहले क्या नाम था, कितने मेंबर्स थे, कौन कौन आया, कौन कौन गया, एंड उसके बॉडी हम देखेंगे, बॉडी इसका क्या काम है, क्या काम करती है, एंड कौन कौन सी इसमें रुकावटें आई हैं, कौन कौन से लोग जो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, कौन कौन से कह रहे थे कि जो होना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कि कहाँ कहाँ इन्होंने हेल्प की है लोकसभा की, एंड कहाँ कहाँ पर इन्होंने बिल को अपने पास रख लिया, इसको आगे नहीं जाने दिया, एंड कहाँ कहाँ इन्होंने रिकमेंडेशंस दी लोकसभा को करने के लिए, तो इसमें देखना। उसके बाद कंक्लूजन आप बता देना कि इसको मतलब इसको 20-30 वर्ड्स में आप लिख लेना कि आपके ऐसे के लिए कि आपके सोचेंगे तो कैसे मतलब पार्लियामेंट को अच्छा काम करना चाहिए, एंड वो सारा आप यहाँ पर लिख देना। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।